जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कल दोस्तों हमारा 10 फरवरी था और 10 फरवरी को दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। तो हालांकि दोस्तों ये वीडियो मैं आपको लिए कल दोस्तों लाना चाहता था, लेकिन दोस्तों इसका स्क्रिप्ट तैयार करने में मुझे थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगा, जिस वजह से दोस्तों इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल नहीं ले पाया था। लेकिन जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो आपका 6 से 7 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था विद पीडीएफ के। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम आपके 10 फरवरी को जो यानी कि कल का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें से दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनका भी दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है या दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है? जो आगे जिस भी डेट को जिनका एग्ज़ाम है, 11 को है, 12 को है ना? जिनका भी एग्ज़ाम है, तो भाई इस क्लास को जितनी भी मैंने अभी तक आपको जितनी भी शिफ्टों का एनालिसिस करवाया है, उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख कर जाइएगा। उनकी सारी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर भी रखी हैं। वहाँ से उन सभी पीडीएफ को ज़रूर देख कर जाइएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत हेल्प मिलेगी। आपका जो नंबर इंक्रीज़ होगा भाई बहुत ज़्यादा जीके में, ठीक है? तो ये सारे प्रश्नों को ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 फरवरी की पहली शिफ्ट के बारे में कि पहली शिफ्ट में आपके कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना और एक वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों इसका मैं बोर्ड पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। जैसे ही यहाँ से वीडियो एंड होगा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो देखो मैं बता दूँ आपके हर एक शिफ्ट में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में आपके पॉलिटी के आर्टिकल से क्वेश्चंस 100% पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने बता रखा है 1 से लेकर 80 तक के अनुच्छेद आप लोग बहुत ही अच्छे से रट रट लो बिल्कुल, ठीक है? तो देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये किससे संबंधित है? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब था वो था संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे जैसे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा है। यह अनुच्छेद दोस्तों नागरिकों के उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है और इसे हम दोस्तों संविधान की हृदय की आत्मा भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बताएगा कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय की आत्मा कहा जाता है। तो हम बता देंगे कि दोस्तों क्या हो जाएगा आपको सर आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय की आत्मा कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भी दोस्तों अब यदि आपसे मान लो हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि बताएगा कि वह कौन सा अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। तो आप बताओगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भाग 3 में शामिल है, ठीक है? आर्टिकल 32 किस भाग में शामिल है? तो भाग 3 में है। यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को मजबूत करता है, ठीक है? ये 2 पॉइंट आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेने हैं। पहला पॉइंट है आपको हृदय की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है और आर्टिकल 32 भाग 3 में शामिल है, ठीक है? चलिएगा आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपका दोस्तों करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान सीएजी यानी कि कैग कौन है? तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों आपके बने हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति कौन है दोस्तों? तो ये भारतीय वर्तमान में ये आपके जो कैग होते हैं इनको बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको सीएजी बोला जाता है कैग, ठीक है? ये दोस्तों कौन है? के संजय मूर्ति हैं। यहाँ पे दिया गया कि ऐश्वर्या पालीवाल मुनीषा पांडे केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर इस पॉइंट को याद रख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपको हिंदी का भी क्वेश्चन मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा हिंदी का क्वेश्चन बता दूं। तो देखो गेहूं का पर्यायवाची पूछ दिया। गेहूं, भैया गेहूं तो सभी लोग जानते हो। गेहूं को हम क्या बोलते हैं? कंक बोलते हैं, गोधूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गेहूं को हम गोधूम भी कहते हैं, गंधुम कहते हैं, तृण कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। सुमन और किसका होता है दोस्तों? सुमन कमल का भी होता है, ठीक है? ये भी याद रख लेना, कमल का भी होता है, लेकिन सुमन गेहूं का भी होता है, इसको भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो देखो जो खिलाफत आंदोलन है ये किस धर्म से जुड़ा था? तो आपको सर ये इस्लाम धर्म से जुड़ा था। अब देखो आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि खिलाफत समिति की शुरुआत किसने की थी? तो भाई अली बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है? किसके नेतृत्व में की थी? तो आप बता सकते हो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में
इसकी समिति का गठन किया गया। और कब की गई इसकी शुरुआत, तो आप बताओगे 1919 में शुरुआत की गई। समझ गए ना। तो खिलाफत आंदोलन से इतने जो आपको मैंने ये बताए हैं ना, ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। यदि एग्जामिनर थोड़ा सा भी पिछली शिफ्टों का एनालिसिस करके आपसे क्वेश्चन यदि पूछेगा ना, तो वो यहीं से प्रश्नों से क्वेश्चन उठाता है। समझ गए ना भाई। तो इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। अब देखो गठन कब हुआ, 1919 में। किसने की, अली बंधुओं ने। किसके नेतृत्व में, अजमल अली खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हजरत मोहानी के नेतृत्व में, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया था, अगला क्वेश्चन आया था कि लोक कलाकार महावीर गुग्गू किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये हरियाणा के जींद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ये एक लोक कलाकार हैं दोस्तों, ये हरियाणा के जींद से संबंधित हैं। टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा टेनिस कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 10.97 मीटर। कितनी होती है, 10.97 मीटर। ये देखो भैया पूछ लिया है, कितना आसान सा क्वेश्चन है ये तो भाई। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भैया एग्जामिनर ने। भैया साइंस में वी लिखते हैं ना, जैसे कि R बराबर V/I। जैसे कि ओम के नियम के सूत्र की यदि मैं बात करूँ भाई, ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, ओम का नियम, ये आपको पिछली वाली शिफ्ट में मैंने बताया था। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर RI, यही तो होता है। तो यहाँ पर V क्या होता है, तो V हमारा होता है वेग। वेग V बराबर क्या दर्शाता है, हमारा वेग ही तो दर्शाता है। तो बस वही तो पूछा कि साइंस में V क्या दर्शाता है, वेग दर्शाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया भैया एग्जामिनर ने। अब देखो यहाँ से आपने क्या सीखा कि पिछली यानी कि जो आपकी 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि ओम के नियम का सूत्र R बराबर V/I होता है। ठीक है, लेकिन आपका 8 और 9 को एग्जाम हुआ नहीं, अब हुआ एग्जाम 10 को। 10 को क्या पूछ लिया, उस साइंस में V क्या दर्शाता है, V यानी कि वेग। समझ रहे हैं ना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है एग्जामिनर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आया था कि नोला शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। भाई नोला शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, आंसर है आपका कबड्डी। यदि पूरी विरोधी टीम को बाहर आउट कर दिया जाए तो एक टीम के अकेले बचे खिलाड़ी को नोला कहा जाता है। भाई आपको मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद करने की कभी नहीं भूलोगे। भाई देखो हम लोग भैया जब बचपन में छोटे छोटे थे तो गांव में अपना एक खेल खेला करते थे। समझ गए ना भाई। जैसे मान लो कबड्डी, मान के चलो कि मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। अब भाई कबड्डी में भैया मान लो 5-5 की टीम आपने बांट ली। ठीक है, अब भाई अपने यहाँ का कैसे बोलते हैं लोकल भाषा में कि भाई वो मर गया, भाई तुम बाहर हो गए ना गेम से। तो भाई वही है कि मतलब जो विरोधी टीम है, आपकी जो विरोधी टीम है, आपने जैसे ही उसने छू लिया उसको तो वो तो टीम से बाहर हो गया। जब वो टीम से बाहर हो गया, ऐसे करके 5 में से आपने 4 लोगों को टीम से बाहर कर दिया छू के उनको। अब एक बचा, तो एक बचेगा, क्या बोलेंगे उसको, नोला कहेंगे। भाई अरे तू तो नोला बचा है, अब क्या कर लेगा भाई, तू तो गया काम से। तो इसको क्या बोलते हैं, नोला बोल देते हैं। तो ऐसे आप इसको ट्रिक याद रखो, समझ रहे ना। तो नोला शब्द का प्रयोग जो है कबड्डी में किया जाता है जब सभी विरोधी टीम आउट हो जाते हैं, खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, जो सिंगल अकेला बचता है उसी को नोला कहा जाता है। ठीक है, हो गया ना याद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है, तो वो हैं दोस्तों डॉक्टर पी के मिश्रा। कौन है भाई, डॉक्टर पी के मिश्रा हैं, ये वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। तो देखो भारत के वर्तमान जितने भी आपके पॉइंट हैं आपके स्टैटिक जीके के, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलंबर देव किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, नीलंबर देव का संबंध जो है ये केरल राज्य से संबंध रखते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 11 कि सूर्यकांत मिश्रा और गोवर्धन सिंह कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर था वो था वाराणसी और उत्तर प्रदेश में संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, और वाराणसी को हम दोस्तों काशी भी बोलते हैं, बनारस भी कहते हैं, है ना। और काशी विश्वनाथ मंदिर, अब यदि बात पूछी जाए कि काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं, तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है ये आपका बनारस में ही स्थित है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको सर बनारस उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो याद रखिएगा जो सूर्यकांत मिश्रा हैं, गोवर्धन सिंह, ये कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं और 2024 के पुरस्कार विजेता रहे हैं और इनका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। अब देखो अभी आप ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताएगा कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2024 का पुरस्कार किसे मिला है। तो भाई आपको इनके नाम भी याद रख लेना है, सूर्यकांत मिश्रा और गोवर्धन सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो जब बात होती है राज्य की विधानसभा की, तो जो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है तो वो उस राज्य के राज्यपाल के सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जाता है। किस पर, राज्य के राज्यपाल पर। ठीक है,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के गवर्नर वर्तमान प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं आपके संजय मल्होत्रा। कौन है मेरे भाई? संजय मल्होत्रा। अब देखो संजय मल्होत्रा जो है ये दोस्तों राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये जो है दोस्तों ये 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई गवर्नर का पद संभाला और इनका जो कार्य है वो दोस्तों 3 साल का है और संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रही है। अब एग्जामिनर ने यदि यहाँ से आपका आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन जो पूछेगा ना, यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन बढ़ा के पूछेगा, यदि पूछेगा तो। क्यों? क्योंकि पहला तो क्वेश्चन इसने पूछ ही लिया कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आपने बता दिया संजय मल्होत्रा। अब आने वाली जो शिफ्टें होंगी उनमें से क्या पूछ लेगा कि बताइएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा कौन से गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं, या पूछ सकते हैं कि कैवे गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए 26वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें, तो आप बताओगे 26वें। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताएगा कि हाल ही में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो आप कहोगे सर इनका जो कार्यकाल है ना वो 3 वर्ष का है। कितने वर्ष के लिए है? इनका जो कार्यकाल है वो 3 ईयर्स का है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेगा कि बताइएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा कौन से बैच के आईएएस अधिकारी हैं? तो आपको पता होना चाहिए 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। तो समझ रहे हैं ना। और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा ने गवर्नर का पद कब संभाला? तो आप बताओगे 11 दिसंबर 2024 को पद संभाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर के पास ऑप्शंस बहुत हैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन आपको इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, हमने दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के हमने जो भी क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए हैं लोगों के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन की सर ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन का डाटा कलेक्ट करके जो क्वेश्चन मुझे मिला वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब यहाँ से मैं बात करूँगा सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो देखो आपके सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था जीके का कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो दोस्तों भारत की जो जनसंख्या का घनत्व वो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। धर्म की स्वतंत्रता, अगला क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो भैया ये देखो आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। तो भाई देखो आर्टिकल याद रख लो मेरे भाई, हर शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है। यदि आपको एक क्वेश्चन 100% में बता दूं कि भैया आप ऐसा क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में 100% श्योर है कि आना है, तो भाई आर्टिकल अच्छे से रट लो। मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब की गई थी? भाई प्रधानमंत्री की तरफ से जितनी भी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, जो भी आपकी योजनाएं हैं PM CM के द्वारा लागू की गई, उन सभी योजनाओं को भैया उनकी शुरुआत कब हुई है ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि प्रमुख योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 1993 में दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बायोलॉजी का आया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो वो होता है दोस्तों आपका राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है ये आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों अवस्थाओं के कोशिकांगों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको रोलिंग प्लान के बारे में बताया भी था थ्योरी क्लासेस में कि रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इसकी जीडीपी में वृद्धि करना। तो दोस्तों इसके बारे में तो कुछ पॉइंटों को आपको पढ़ लेना है कि रोलिंग प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश की अर्थव्यवस्था की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक लचीला बनाना, और रोलिंग प्लान में योजना के प्रारंभ और अंत की तारीखें तय नहीं होती थी। इस तरह रोलिंग प्लान पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने में सक्षम था, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों जीडीपी की वृद्धि करना। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट दिया गया है कि रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक, ये शायद रिपीटेड हो गया शायद, है ना, ये रिपीट हुआ है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे रोलिंग योजना का मुख्य उद्देश्य देश की जीडीपी को बढ़ाना और भारत की आर्थिक नीति से अधिक लाभ प्राप्त करके रास्ता बनाना था।
अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया को दर्शाता है और यह मुख्य रूप से उद्योग, कृषि और सेवाओं से आया है। तो दोस्तों ये इसके पॉइंट हैं, यानी कि देश की जीडीपी को बढ़ावा देना। ठीक है, रोलिंग प्लान का यही मुख्य टारगेट रहा है। आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई? सभी को पता है गुरु शिखर है। कौन है भाई? गुरु शिखर है। तारिक ए फिरोज शाही, जब बात फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी, तो फिरोज भाई किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन बने हैं भाई। तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। गोफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा गोवा से है। ठीक है, और एक आपका नृत्य पूछा गया था, और आपको मैं बता दूं, आपको एग्ज़ाम के लिए, जिनका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट डेट को है, तो जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, ठीक है भाई, आपके जो भी लोक नृत्य हैं ये अच्छे से पढ़ लो। और लोक नृत्य के साथ साथ आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य आपको करके जाना है। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ आपके वाद्य यंत्र एवं वादक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जामिनर, हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, वाद्य यंत्र एवं वादक। ये भाई पॉइंट अच्छे से कंप्लीट कर लो। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कहीं से भी आप क्लास को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण जलमार्ग किस नदी पर बना है? तो याद रखना ये स्वर्ण जलमार्ग, स्वर्ण से याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, प्रश्न नाटू नाटू, ये पिछली बार एग्जामों में भी आया है कि नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? तो भैया ये हैं आपके एस राजमौली। फिल्म की यदि मैं बात करता हूँ तो फिल्म नाटू नाटू सॉन्ग किस फिल्म में था? तो आप कहोगे सर ये RRR मूवी में था। किस में था? RRR मूवी में। ये फिल्म कौन सी थी? हमारी RRR मूवी थी, उसी में दोस्तों ये गाना आया था नाटू नाटू। गाने के निर्देशक पूछ लिया है एस राजामौली। हो सकता है आने वाले क्वेश्चनों में एग्जाम में पुष्पा 2 फिल्म का भी निर्देशक पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना भाई। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताओ, इतना आसान क्वेश्चन, 395 आर्टिकल हैं भाई, सबने कर लिया होगा भाई। यदि इस क्वेश्चन को जिसने भी गलत किया है ना, तो समझ लो भैया, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अब यदि आपने इसको गलत कर लिया, समझ गए ना भाई, इसको गलत तो भाई किसी ने नहीं किया होगा। कर्नाटक में नवरात्रि के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नवरात्रि उत्सव। आगे चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी 10 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। ठीक है, कि थर्ड शिफ्ट के आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में बने थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था आपका थर्ड शिफ्ट में कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो याद रखना, सरहुल झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आसान साथ सभी को ये कर लिया होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को इसकी योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। भारत की जनगणना, देखो जनगणना से क्वेश्चन बन रही है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो वो है आपका केरल की। केरल की जो साक्षरता दर है वो कैसी है? सर्वोच्च है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो ये फरवरी 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। मैंने बोला है ना कि हर शिफ्ट में आपके योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? भैया मोहम्मद शमी को मिला था। भैया खेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, साल 2023 में जो पर्पल कैप मिला था वो दोस्तों किसे मिला था? मोहम्मद शमी को मिला था। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप विनर मोहम्मद शमी ने बने। पर्पल कैप किंग सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी नंबर 1 पर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों 17 मैचों में 28 विकेट लेने के साथ ही पर्पल कैप पर कब्जा किया। पर्पल कैप की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं मोहित शर्मा, जिन्होंने 14 मैच में 27 विकेट लिए थे। यदि मैं यहाँ से, ये तो पॉइंट हो गया आपका ये। यदि आगने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रनों के साथ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप जीती थी। आने वाले इस क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप किसने जीता था? तो ऑरेंज कैप किसने जीती थी? तो आप कहोगे सर ऑरेंज कैप जो है ये विराट कोहली ने जीती थी। किसने जीती थी? विराट कोहली ने। ठीक है, आने वाली शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो भाई इसको याद रख लेना। ठीक है, आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप किसने जीता? विराट कोहली। सॉरी, कप मैं बोल देता हूँ, ऑरेंज कैप है। ठीक है, ऑरेंज कैप किसने जीती? विराट कोहली ने जीती थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकार कौन है? तो सितारा देवी और डॉक्टर पुलकितन दधीच। कथक कहाँ का है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित? तो आपको सर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से कथक संबंधित है।
पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो वो हैं के कैलाश नाथन। कौन है मेरे भाई? के कैलाश नाथन जो है ये पांडिचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। जावर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जावर उत्सव मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो हैं बज एल्ड्रिन। भाई देखो चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इनके साथ एक और यात्री गए थे जिनका नाम था बज एल्ड्रिन। ठीक है, तो ये पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने थे। ठीक है, ये दूसरे नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये तो दोनों साथ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्विस किस खेल से संबंधित है? भाई देखो शॉर्ट सर्विस जो है ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मैंने आपको बोला है कि प्रमुख खेलों की शब्दावली अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो इस वाली शिफ्ट में भी बना है आपका शॉर्ट सर्विस किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। खेलों से संबंधित कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि पोलो में मैंने आपको बता रखा है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 होते हैं। यही यदि मैं बात करता हूँ वाटर पोलो की, तो पोलो में तो 4 होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में यदि आपसे पूछेगा तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? 15 होती है। टेबल टेनिस में कितनी होती है? तो एकल में, यानी कि एक खिलाड़ी, युगल का मतलब होता है 2 लोग, तो युगल में हो गए 2 खिलाड़ी, एकल में हो गया आपका 1 खिलाड़ी। टेनिस में कितने होते हैं? तो टेबल टेनिस की जो जो संख्या है वही आपकी टेनिस की बराबर रहेगी। एकल में होता है 1 और युगल में होते हैं 2 खिलाड़ी, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 या 2, और टेनिस में भी 1 या 2 बोल सकते हैं। ठीक है, और क्रिकेट का तो भाई सभी को पता होगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो-खो में पूछेगा तो खो-खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको उत्तर खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो भाई जितने भी आपके खेल से संबंधित क्वेश्चंस हैं आईपीएल 2023 से, जितने भी ऑरेंज कैप, पर्पल कैप है ना, तो ये सब अच्छे से पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया ये आपके 10 फरवरी के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस के बारे में, जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसका बोर्ड पीडीएफ जो मैंने लिखा है इस पर, जो भी इसका पीडीएफ मैंने तैयार किया है, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपके जो भी 11 फरवरी को जो भी शिफ्टों के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ऑल शिफ्टों के फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका भी हम दोस्तों एनालिसिस का एक वीडियो और पीडीएफ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर तैयार कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको ऐसे ही दोस्तों एनालिसिस वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी जब जब एग्ज़ाम होगा किसी भी एग्ज़ाम का, और बाकी की जो क्लासें हैं आपकी रेगुलर करने वाले हैं, और जल्द ही एनटीपीसी की मैथ की क्लास आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ आरडब्ल्यूए की स्टैटिक्स जीके 2025 की बुक का भी सॉल्यूशन करेंगे हम, और दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी है उसके लिए भी दोस्तों हम क्लासें बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिएगा, आपके लिए हम मैथ की क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। सभी को जय हिंद, जय भारत।